साल 2009 अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य जेफरी एप्स्टीन को सजा हो चुकी थी। किस आरोप में? उस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी के गंभीर आरोप थे। उसी दौरान एप्स्टीन और एक शख्स के बीच एक टॉर्चर वीडियो से जुड़े ईमेल्स भेजे गए और एप्स्टीन से मेल्स पर बातचीत करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं था। वो था सुल्तान अहमद बिन सुलायम, दुबई का वो पावर प्लेयर जिसके इशारे पर दुनिया भर के समुद्री पोर्ट्स और सप्लाई चेन चलती हैं। डीपी वर्ल्ड का चेयरमैन और सीईओ, एक ऐसा रसूखदार नाम जो सीधे यूएई के शाही खानदान तक पहुंच रखता है। ये दोस्ती सिर्फ बिजनेस डील्स तक सीमित नहीं थी, इसमें प्राइवेट आइलैंड्स की बेनामी खरीदारी थी, महिलाओं को लेकर भद्दी बातचीत थी और था एक ऐसा कनेक्शन जो एप्स्टीन की पहली सजा के बाद भी 10 साल तक चलता रहा। आखिर एक ग्लोबल बिजनेस टाइकून को एक सजा याफ्ता मुजरिम से क्या काम था? सुल्तान अहमद बिन सुलायम और एप्स्टीन के बीच क्या बातचीत हुई? टॉर्चर वीडियो की सच्चाई क्या है? नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस वीडियो में आज जानेंगे दुबई के पावरफुल बिजनेसमैन सुल्तान अहमद बिन सुलायम और जेफरी एप्स्टीन के बीच उस डार्क रिश्ते का सच जो हाल ही में लीक हुए एप्स्टीन फाइल्स के जरिए दुनिया के सामने आया है। ये पहले से जाना जाता है कि जेफरी एप्स्टीन ने ताकतवर और बेहद अमीर लोगों का एक बड़ा नेटवर्क बना रखा था। इसमें बैंकर्स, नेता, सेलिब्रिटीज और एकेडमिशियंस सब शामिल थे जिनसे वो लगातार कांटेक्ट में था। इनमें बिन सुलायम कुछ अलग माना जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड और रियल एस्टेट में एक बड़ा पावर प्लेयर है। सप्लाई चेन सॉल्यूशंस कंपनी डीपी वर्ल्ड का चेयरमैन और सीईओ सुलायम दुबई के सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव्स में गिना जाता है। उसका प्रॉपर्टी एम्पायर भी है। इसमें लग्जरी होटल्स शामिल हैं जैसे लंदन के मेफेयर इलाके का ड्यूक्स होटल और दुबई का एक और 5 स्टार रिजॉर्ट। जेफरी एप्स्टीन से फ्रेंडली, भद्दी और डिस्टर्बिंग बातचीत रखने वाले कई एलीट बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस में सुल्तान अहमद बिन सुलायम उन चुनिंदा लोगों में से है जिसकी एप्स्टीन से बातचीत काफी लंबे समय तक चलती रही, 10 साल से भी ज्यादा। 2008 में एक माइनर के प्रोस्टिट्यूशन जैसे आरोपों में एप्स्टीन को जेल की सजा मिलने के बाद भी सुलायम उसके साथ कांस्टेंट टच में था। अप्रैल 2009 में जेफरी एप्स्टीन फ्लोरिडा के पाम बीच की जेल में उसी आरोप में 18 महीने की सजा काट रहा था और उसके काम के लिए बाहर जाने की परमिशन मिली हुई थी। उसी दौरान उसने सुलायम को एक ईमेल भेजा जिसमें एप्स्टीन ने लिखा था, तुम कहाँ हो, क्या तुम ठीक हो, मुझे वो टॉर्चर वीडियो बहुत पसंद आई। एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई बार बिन सुलायम एप्स्टीन से सलाह भी मांगता था। जून 2013 में उसने एप्स्टीन को लिखा, डियर जेफरी, ये वही लड़की है जिसके साथ मैं पेरिस गया था, और साथ में एक 25 साल की ब्लॉन्ड महिला की डिटेल्स भी अटैच की थी, इंक्लूडिंग हर ब्रा, कप साइज एंड फेवरेट कॉकटेल। इसके बाद बिन सुलायम ने शक जताते हुए उससे पूछा, इज शी अ ही, मतलब क्या वो व्यक्ति सच में महिला है या नहीं, जिसके जवाब में एप्स्टीन ने लिखा था, इसके हाथ तो मेरे जैसे लग रहे हैं। जिस पर बिन सुलायम ने नाराजगी जताते हुए रिप्लाई किया था, नो वे, यू मस्ट बी किडिंग, आई एम गेटिंग सिक, मतलब तुम मजाक कर रहे हो, मुझे बुरा लग रहा है। रिपोर्ट मेंशन करती है कि इन दोनों की बातचीत अक्सर बहुत फ्रैंक होती थी और कई बार लिमिट्स भी क्रॉस करती थी, जिसमें महिलाओं को लेकर भद्दे कमेंट्स और उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन भी शामिल थे। नवंबर 2013 में बिन सुलायम और एप्स्टीन के बीच मेल पर 2 लड़कियों को लेकर बात हुई। सुलायम ने लिखा कि वो दोनों आई हैं पर मोल्दोवा वाली महिला फोटोज जैसी नहीं लगती जबकि यूक्रेन वाली बहुत सुंदर है। इस पर एप्स्टीन ने जवाब दिया था कि शायद इमेजेस फोटोशॉप्ड हैं। बिन सुलायम ने अपने रिप्लाई में मोल्दोवियन महिला की कम हाइट और उसके स्किनी होने को लेकर भी निराशा जाहिर की थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुलायम ने एप्स्टीन को बेहद इंटीमेट, प्राइवेट और अनगार्डेड मैसेजेस भेजे थे। सितंबर 2015 के एक मैसेज में बिन सुलायम ने दुबई की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट के बारे में एप्स्टीन को लिखा था। उसकी सगाई हो गई थी लेकिन अब वो फिर मेरे साथ है। उसी मैसेज में उसने आगे बहुत आपत्तिजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपने रिश्ते का जिक्र किया था। द बेस्ट सेक्स आई एवर हैड, अमेजिंग बॉडी। ईमेल से पता चलता है कि दोनों लोग बिजनेस और पॉलिटिक्स से जुड़े कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे से शेयर करते थे, एक दूसरे के लिए डील्स तय कराने की कोशिश करते थे और अपने सेक्सुअल एनकाउंटर से जुड़ी अश्लील बातें भी लिखते थे। मैसेजेस ये भी दिखाते हैं कि बिन सुलायम ने एप्स्टीन से उसके प्राइवेट कैरेबियन आइलैंड पर वेकेशन के बारे में जाने पर कई बार बात की थी और जब एप्स्टीन एक प्राइवेट रिजॉर्ट बनाने पर विचार कर रहा था तब उसकी कुछ मदद भी की थी। इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में जब कई बड़े लोगों के एप्स्टीन से कनेक्शन पब्लिक हुए तब अमीराती कारोबारी सुलायम का एप्स्टीन से कनेक्शन मेजरली पर्दे के पीछे ही रहा। एप्स्टीन और सुलायम की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? ये हुई थी एंड्रू फार्कस नाम के एक शख्स के जरिए। ये न्यूयॉर्क का एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा पिछले साल जारी किया गया एक डॉक्यूमेंट में अंदेशा जताया गया है कि एंड्रू फार्कस ने ही शायद एप्स्टीन की मुलाकात बिन सुलायम से करवाई थी। एक अज्ञात वकील द्वारा बनाए गए नोट्स में लिखा है, एंड्रू फार्कस ने जेई से मिलवाया
और उसके आगे एरो है जिसके आगे सुल्तान का नाम लिखा हुआ है। 2007 में फार्कस ने एप्स्टीन को एक मैसेज भेजकर बताया था कि बिन सुलाइम सेंट थॉमस यूएस वर्जिन आइलैंड्स में बनाए गए एक नए मरीना के इनॉग्रेशन में शामिल होने वाला है। ये जगह एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड के करीब थी। ब्लूमबर्ग ने 2019 में यह भी रिपोर्ट किया था कि फार्कस ने अपने एक नए मरीना डेवलपमेंट में एप्स्टीन को अपना पार्टनर बनाया था और इसी से एप्स्टीन को लग्जरी यॉटिंग की दुनिया में आसानी से पहुंच मिली थी। जहां एप्स्टीन के ज्यादातर इंट्रोडक्शंस बड़े बिजनेसेस और पॉलिटिकल स्फीयर्स के ऊंचे लेवल्स पर होते थे, वहीं कुछ मामलों में वो बिन सुलाइम के कारोबार में लोगों के लिए छोटी या शुरुआती नौकरियां भी दिलाने की कोशिश करता था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2017 में एप्स्टीन ने बिन सुलाइम से एक व्यक्ति के लिए डीपी वर्ल्ड में नौकरी दिलाने को कहा था। इसके बाद अगस्त में दोनों के बीच एक यंग रशियन महिला को लेकर बातचीत हुई थी। उसके रेज्यूमे में ब्रिटेन में एक्सपेंसिव प्राइवेट एजुकेशन और रशिया और स्विट्जरलैंड में हायर एजुकेशन का जिक्र था, लेकिन कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। एप्स्टीन ने बिन सुलाइम को लिखा था क्या दुबई के किसी होटल में उसके लिए नौकरी ढूंढ सकते हैं, और सुलाइम ने यह मैसेज दुबई के एक लग्जरी होटल के मैनेजर को फॉरवर्ड कर लिखा था अगर और जानकारी चाहिए तो जेफरी को कॉन्टैक्ट करें। डीओजे द्वारा हाल ही में जारी किए गए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि एप्स्टीन ने उसी स्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट्स की थी जिनकी डेट्स उस रशियन महिला के सीवी में दर्ज पढ़ाई की डेट से मेल खाती हैं। पिछले महीने जारी एक ईमेल के अनुसार बिन सुलाइम ने एक दूसरी रशियन महिला के लिए तुर्की की एक लग्जरी रिजॉर्ट में नौकरी दिलाने की कोशिश भी की थी। उसने वहां अपने कॉन्टैक्ट को लिखा कि यह महिला हमारे दोस्त जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट स्पा में पर्सनल मसाज थेरेपिस्ट के तौर पर काम करती है। हालांकि ईमेल से यह साफ नहीं होता कि इन लोगों को आखिरकार नौकरियां मिली या नहीं। इन मैसेजेस के अलावा दोनों के बीच बिलियनियर लाइफस्टाइल जैसे स्पीड बोट, रियल एस्टेट वगैरह पर बातचीत होती थी। बिन सुलाइम ने एप्स्टीन को मेडिकल इन्फॉर्मेशन, बचकाने मजाक, महिलाओं के न्यूड फोटोज और सेक्सुअल रेफरेंसेस से भरे मैसेजेस भी भेजे थे। नवंबर 2007 के एक ईमेल में यह दिखता है कि एप्स्टीन ने बिन सुलाइम से एक सुपर मॉडल से मिलने की उनकी कोशिशों को लेकर बातचीत की। 9 नवंबर के ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा था उसने मुझे एक फनी कहानी बताई। इसके जवाब में बिन सुलाइम ने लिखा कि कई महीनों तक कोशिशों के बाद न्यूयॉर्क में उस महिला से मिल पाया। उसने ये भी कहा कि दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो महिला बिजनेस की बात करना चाहती थी जबकि सुलाइम की मंशा सेक्सुअल थी। एग्जैक्टली जो लिखा था वो बहुत एक्सप्लिसिट है, हम ज़बानी बता नहीं पाएंगे, आप इस समय उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कमेंट पर एप्स्टीन ने जवाब दिया था प्रेज अल्लाह, देयर आर स्टिल पीपल लाइक यू, मतलब अल्लाह का शुक्र है आज भी तुम्हारे जैसे लोग हैं। और ये एक्सप्लिसिट मैसेजेस यहीं नहीं थमते। दिसंबर 2007 में क्रिसमस ईव पर सुलाइम ने एप्स्टीन को एक ईमेल भेजा था जिसका सब्जेक्ट था merrychristmas.jpg। ईमेल में कोई रिटन मैसेज नहीं था, लेकिन एक इमेज अटैच थी जिसमें बीच पर सांता हैट्स पहने 10 टॉपलेस महिलाएं दिखाई दे रही थी और उस पर कैप्शन लिखा था बेस्ट विशेस फॉर क्रिसमस। इसके कुछ दिन बाद न्यू ईयर्स ईव पर सुलाइम ने एक और ईमेल भेजा जिसमें एक न्यूड महिला की तस्वीर थी जिसे पीछे से कैमरा पर कैप्चर किया गया था। इमेज में उसकी बॉडी के लेफ्ट और राइट 2 और 8 नंबर्स रखे थे जो मिलाकर 2008 बना रहे थे। बाद में डीओजे ने एक और ईमेल जारी किया जिसमें बिन सुलाइम ने सेक्सुअल सर्विसेज से जुड़ा जिक्र किया था। दिसंबर 2013 में जापान से भेजे गए मैसेज में उसने एक एस्कॉर्ट एजेंसी में दी जाने वाली सर्विसेज की लिस्ट एप्स्टीन से शेयर की थी और लिखा था कि उसने वहां एक स्पेशल मसाज ली है, जिसके रिस्पॉन्स में एप्स्टीन ने लिखा था ग्रेट। ऑन सेवरल ओकेजन सुलाइम ने एप्स्टीन से लिटिल सेंट जेम्स के बारे में ईमेल के जरिए बातचीत की थी। ये वही प्राइवेट आइलैंड है विच इज नोन एज एप्स्टीन आइलैंड जो यूएस वर्जिन आइलैंड्स में लोकेटेड है, जहां एप्स्टीन मेहमानों को बुलाया करता था। यूएस प्रोसिक्यूटर्स का आरोप है कि इसी आइलैंड का इस्तेमाल एज अ सेक्स ट्रैफिकिंग बेस होता था। यूएस डीओजे द्वारा रिलीज किए गए डॉक्यूमेंट्स में कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं जिनमें एप्स्टीन और बिन सुलाइम को एक साथ देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में दोनों एक दूसरे के साथ रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। अथॉरिटीज ने एक सीडीआर सीज की थी जिस पर लिखा था LSJ Xmas 05 सुल्तान। इस डिस्क में कुल 91 तस्वीरें थी जिनमें से कई में बिन सुलाइम भी था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि एप्स्टीन और बिन सुलाइम लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। दिसंबर 2014 में बिन सुलाइम ने एप्स्टीन को आइलैंड पर ट्रिप प्लान करने को लेकर मेल्स किए थे। डीओजे द्वारा जारी ईमेल बताते हैं कि नवंबर 2016 में फिर बिन सुलाइम ने एप्स्टीन के असिस्टेंट से आइलैंड पर आने की पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा था। उसने लिखा था कि वो 30 तारीख की दोपहर को आइलैंड पर आ सकता है क्या। इसके बाद उसने अपनी ट्रैवल आइटिनरी डिस्कस करने के लिए कई बार ईमेल किए। 2 दिसंबर 2016 को एप्स्टीन ने बिन सुलाइम को मैसेज भेजकर पूछा कि क्या वो उसी शाम आइलैंड पर आना चाहेगा। एप्स्टीन ने लिखा था कि सुलाइम को कार और बोट से आना होगा क्योंकि हेलीकॉप्टर का पायलट उस समय एप्स्टीन के साथ था। सुलाइम का एप्स्टीन आइलैंड से कनेक्शन एक विजिटर से ज्यादा था। कई सालों से एप्स्टीन की नज़र ग्रेट जेम्स नाम के एक बड़े आइलैंड पर थी जो उसके अपने आइलैंड के नॉर्थ में है, लेकिन उस आइलैंड के अमीर डेनिश ओनर क्रिश्चियन केयर ने
एप्स्टीन को आइलैंड बेचने से मना कर दिया था। वजह ये थी कि एप्स्टीन को एक माइनर को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलने जैसे आरोप में दोषी पाया गया था। ये जानकारी अक्टूबर 2019 की मायामी हेरल्ड की रिपोर्ट में सामने आई थी। जब ग्रेट सेंट जेम्स को खरीदने का मौका आया तो एप्स्टीन ने दूसरा रास्ता निकाला। जनवरी 2016 में यूएस वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड एक कंपनी ग्रेट सेंट जिम LLC ने वो आइलैंड खरीद लिया। इस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में बेनिफिशियल ओनर के रूप में बिन सुलायम का नाम दर्ज था। बाद में ये बात सामने आई कि असल में ग्रेट सेंट जेम्स का मालिक एप्स्टीन ही था। ये खुलासा तब हुआ जब जमीन के इस्तेमाल से जुड़े परमिट में एप्स्टीन का नाम उस कंपनी के एकमात्र मेंबर के तौर पर दर्ज पाया गया। 2019 में बिन सुलायम के एक सहायक ने अखबार को बताया था कि एप्स्टीन ने किसी अनस्पेसिफाइड बिजनेस डील में उसका नाम इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के अंत तक बिन सुलायम को ये जानकारी थी कि एप्स्टीन दोनों आइलैंड्स का मालिक है। उसी साल सुलायम ने दुबई के प्रसिद्ध पाम जुमेराह के आर्किटेक्ट और क्रिएटिव किंगडम के CEO एडुआर्डो रोबेलेस को एक ईमेल लिखा था कि मिस्टर जेफरी एप्स्टीन मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर हैं। उनके पास यूएस वर्जिन आइलैंड्स में 2 खूबसूरत आइलैंड्स हैं जहां वो सिर्फ अपने कस्टमर्स और दोस्तों के निजी इस्तेमाल के लिए एक प्राइवेट रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। इसके बाद एप्स्टीन ने 20 जनवरी 2017 को क्रिएटिव किंगडम के CEO के साथ मीटिंग अरेंज की। हालांकि वो मीटिंग सक्सेसफुली हो पाई या नहीं, इसे लेकर क्लैरिटी नहीं है। एप्स्टीन का खासम खास होने के बावजूद बिन सुलायम का नाम सामने नहीं आया था। उससे जुड़ी डिटेल्स तब सामने आई जब 9 फरवरी को यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में थॉमस मेसी और रोक खन्ना ने अनरिडैक्टेड मतलब बिना काट छाट किए गए डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया। थॉमस मेसी ने एक्स पर उस ईमेल का स्क्रीनशॉट भी साझा किया। इस ईमेल में एप्स्टीन ने एक रिडैक्टेड व्यक्ति को लिखा था, तुम कहाँ हो, क्या तुम ठीक हो, मुझे टॉर्चर वीडियो बहुत अच्छा लगा। इसके जवाब में सामने वाले ने लिखा, मैं चाइना में हूँ, मई के दूसरे हफ्ते में अमेरिका आऊँगा। स्क्रीनशॉट के साथ थॉमस मेसी ने लिखा था, लगता है ये मैसेज किसी सुल्तान ने भेजा है, और उन्होंने अमेरिकी DOJ से इस जानकारी को पब्लिक करने को कहा। CNBC की एक रिपोर्ट बताती है कि इस पर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच का ध्यान गया। उन्होंने एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि ईमेल में नाम छुपाया जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो ईमेल एड्रेस से जुड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी। ब्लांच ने यह भी बताया कि रिलीज की गई फाइल्स में सुल्तान अहमद बिन सुलायम का नाम कई और अनरिडैक्टेड फाइल्स में मौजूद है, और उन्होंने उसी डॉक्यूमेंट का लिंक भी साझा किया। वही इमेज आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद मेसी ने कहा कि ब्लांच ने इनडायरेक्टली ये मान लिया कि टॉर्चर वीडियो भेजने वाला व्यक्ति सुलायम ही था। CNBC ने सुलायम से कांटेक्ट करने की कोशिश की DP वर्ल्ड के जरिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये भी साफ किया गया है कि सुलायम पर किसी भी तरह के आपराधिक आरोप नहीं लगाए गए हैं। साथ ही ये भी क्लियर नहीं है कि जिस टॉर्चर वीडियो का जिक्र ईमेल में है वो असल में था क्या, और क्या वो वीडियो वाकई सुलायम ने एप्स्टीन को भेजा था या नहीं। वो एग्जैक्ट वीडियो अब तक अनकन्फर्म्ड है, लेकिन इस वीडियो का समय अप्रैल 2009 के एंड में सामने आए शेख ईसा स्कैंडल से मेल खाता है। क्या था ये स्कैंडल? इस कांड में लीक हुए वीडियो में शेख ईसा बिन जायद अल नयान को अपने एक अफगान बिजनेस पार्टनर को ब्रूटली टॉर्चर करते देखा गया था। ये मामला उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा विवाद बन गया था। अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि एप्स्टीन फाइल्स में किसी का नाम का होना अपने आप में किसी गलत काम का सबूत नहीं है, और ना ही ये साबित करता है कि वो व्यक्ति किसी कथित क्लाइंट लिस्ट या ब्लैकमेल नेटवर्क का हिस्सा था। लेकिन सुलायम और एप्स्टीन के बीच कई सालों तक चली बातचीत दिखाते ये ईमेल्स इस मामले में एक और कड़ी जरूर जोड़ते हैं, जिनमें बिजनेस डील्स, राजनीति और सेक्स, इन सब का जिक्र मिलता है। अब जब पहले कभी ना देखे गए लाखों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स आम लोगों के सामने आए हैं, तो 70 साल के सुलायम और एप्स्टीन के बीच के रिश्ते से जुड़ी नई डिटेल्स पता चली हैं। ब्लूमबर्ग समेत कई और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के बार बार कांटेक्ट करने के बावजूद ना तो बिन सुलायम और ना ही DP वर्ल्ड के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने मुद्दे से जुड़ा कोई कमेंट किया है। कई बड़ी कंपनीज ने DOP वर्ल्ड के साथ रिश्ता भी तोड़ दिया है। शायद आपको पता ना हो, पर बिन सुलायम UAE का एक लौता बिग शॉट नहीं जिसका नाम एप्स्टीन केस में सामने आया है। एप्स्टीन फाइल्स और उनसे जुड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में UAE के कुछ सीनियर लीडर्स के नामों का जिक्र भी मिलता है। इनमें UAE के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नयान और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम शामिल हैं। ये नाम ज्यादातर फाइल रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट या एप्स्टीन से जुड़े थर्ड पार्टी कम्युनिकेशंस और सोशल डिप्लोमेटिक सर्कल्स में दिखाई देते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों लीडर्स के खिलाफ किसी भी तरह के आपराधिक आरोप के सबूत सामने नहीं आए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एप्स्टीन दुनिया भर में ताकतवर पॉलिटिकल और कारोबारी लोगों के करीब रहने की कोशिश करता था ताकि उसकी इन्फ्लुएंस और लेजिटिमेसी बढ़ सके। UAE अथॉरिटीज पर एप्स्टीन के अपराधों में मदद करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। जो मामला एक बदनाम अमीर फाइनेंसर से शुरू हुआ था, वो सील्ड डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट सेटलमेंट्स, चुप कराए गए विक्टिम्स और एप्स्टीन के छुपे हुए साथियों, उसके को-कॉन्स्पिरेटर्स के बड़े और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सामने ले आया है। इसने कई डरावने सवाल खड़े कर दिए हैं। किसे क्या पता था कि लोगों को बचाया गया, इनफैक्ट बचाया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स में की गई रिडैक्शंस सबूत हैं इस बात का। और आखिर पूरी सच्चाई क्या कभी दुनिया के सामने आ पाएगी?
यही सवाल आपके लिए भी छोड़े जाते हैं। मिलेंगे अगली बार, अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी इरशाद, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।